इस कहानी की शुरुआत होती है 1973 के एक वॉर से, जहां इजिप्ट और सीरिया के फोर्स मिलकर इसराइल को हराने की कगार पे थी। एक इजरायली जेट एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आता है, पर सीरिया की सरफेस टू एयर मिसाइल उस जेट को गिरा देती है। और फिर समय के साथ उस प्लेन का मलबा और न्यूक्लियर बॉम्ब यहीं रेत में कहीं दफन हो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 29 साल बाद, यानी ईयर 2002 तक। यूएस प्रेसिडेंट रॉबर्ट फॉलर अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ माउंट वेदर में एक न्यूक्लियर वॉर ड्रिल में मौजूद थे। ड्रिल के बाद प्रेसिडेंट सीआईए के डायरेक्टर विलियम कैबॉट को स्टार्ट आर्म ट्रीटी के तहत रशिया में जाकर न्यूक्लियर साइट्स का दौरा करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। इसके बाद हमें सीआईए हेडक्वार्टर लैंगले में एक यंग एनालिस्ट को दिखाया जाता है। इसका नाम जैक रायन है और ये अपने कलीग्स के साथ रशियन प्रेसिडेंट जॉर्किन की एक वीडियो देख रहा होता है और उनके ओवरवेट होने पर मजाक भी बना रहा होता है। दूसरी तरफ वियना में एक न्यू नाजी ग्रुप की एक गुप्त मीटिंग चल रही होती है और इनका लीडर है रिचर्ड ड्रेसलर। वो इस बात को लेकर काफी आक्रोश में है कि यूएस और रशिया के वैश्विक दबदबे के सामने यूरोप बिल्कुल कायर बना बैठा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गोलन हाइट्स में एक अरब कबाड़ डीलर 1973 में हुए जेट क्रैश की साइट पर खुदाई करवा रहा है। उन्हें कुछ गहराई पर कोई मेटल की चीज मिलती है और निकालने पर पता चलता है कि ये तो शायद कोई बॉम्ब है, पर इन्हें ये नहीं पता था कि ये एक खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब है। उन्हें लगता है कि ये बहुत कीमती होगा, तो वो उसे अपने साथ ट्रक में लोड करके ले जाते हैं। वहीं अगली सुबह जैक रायन अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर कैथी मिलर के साथ बेड में था जब उसे इमरजेंसी कॉल आता है कि उसे तुरंत लैंगले में सीआईए हेडक्वार्टर पहुंचना है। रायन जल्दी जल्दी रेडी हो रहा होता है तो कैथी ताज्जुब करती है कि तुम तो एक एनालिस्ट हो और तुम्हारे लिए क्या इमरजेंसी आ गई ऐसी। रायन को फिलहाल इसका नहीं पता था। ये न्यूज चर्चा में थी कि रशियन प्रेसिडेंट जॉर्किन की हार्ट अटैक में अचानक मृत्यु हो चुकी है और अब नया प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर निमरोव है। सीआईए हेडक्वार्टर पहुंचकर सीआईए डायरेक्टर विलियम कैबॉट जैक रायन से मिलता है और एक हाई लेवल मीटिंग में ले जाता है। जैक रायन ने हाल ही में अपने एनालिस्ट जॉब के तहत एक इंटेलिजेंस एस्टिमेट रिपोर्ट तैयार की थी कि निमरोव ही अगला प्रेसिडेंट बनेगा और असल में भी निमरोव ही नया प्रेसिडेंट बना है। तो रायन की सलाह मशवरा के लिए विलियम कैबॉट ने उसे अपने साथ के लिए बुलाया था। मीटिंग के बाद विलियम कैबॉट रायन को ऑर्डर देता है कि तुम्हें मेरे साथ रशिया चलना होगा न्यूक्लियर साइट्स की विजिट पर, क्योंकि तुम्हारी एनालिसिस और राय हमारे लिए मायने रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ डेजर्ट में एक इंटरनेशनल आर्म डीलर ऑल्सन उस अरब कबाड़ डीलर से मिलता है और उस बॉम्ब को देखकर पहचान लेता है कि यह कितना काम का है। पर वो उस डीलर से कहता है कि अब तो ये बेकार हो चुका है, पर तुम्हारा बेटा उस वॉर में मारा गया था तो मैं तुम्हें इसके बदले $400 तो दे सकता हूँ। फिर ऑल्सन इस बॉम्ब को हासिल करके ड्रेसलर को कांटेक्ट करता है और इस बॉम्ब को $50 मिलियन में ऑफर करता है। दूसरी तरफ विलियम कैबॉट और रायन मॉस्को पहुंचकर प्रेसिडेंट निमरोव से मिलते हैं। निमरोव रायन को उसकी एस्टिमेट रिपोर्ट की वजह से उसकी काफी तारीफ करता है। फिर विलियम कैबॉट और रायन जब न्यूक्लियर साइट्स का दौरा करते हैं तो रायन नोटिस करता है कि यहाँ से 3 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब हैं। तो जब रायन एक लोकल ऑफिशियल से पूछता है कि वो साइंटिस्ट कहाँ पर हैं, तो वो ऑफिशियल बताता है कि एक साइंटिस्ट बीमार है, एक छुट्टी पर है और एक ऑफिस आते टाइम कार एक्सीडेंट में मारा गया। कैबॉट फिर रायन को बताता है कि वो ऑफिशियल झूठ बोल रहा है। तो रायन पूछता है कि आपको किस पता? तो कैबॉट कहता है कि क्रेमलिन में मेरा एक गुप्त सूत्र है, कोड नेम स्पैनिकर। अगर कोई खतरनाक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है तो उसे 3 साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कोई चुपचाप शायद न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। वॉशिंगटन पहुंचकर विलियम कैबॉट रायन को एक फंक्शन में इनवाइट करता है और रायन अपनी गर्लफ्रेंड कैथी के साथ वहां पे पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट वहां पर कुछ फनी किस्से सुना रहे होते हैं और सब लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी सभी के अचानक फोन बजने लगते हैं और फिर सिक्योरिटी सर्विस वाले प्रेसिडेंट को जल्दी से यहाँ से ले जाते हैं और काफी लोग भी यहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं। रायन और विलियम कैबॉट व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि रशियन फोर्स ने चचनिया में केमिकल वेपन का यूज किया है और वहां पर काफी ज्यादा कैजुअलिटीज भी हुई हैं। और अब रूम में सब डिबेट कर रहे होते हैं कि यूएस को कार्रवाई करनी चाहिए, पर रायन कहता है कि इसमें रशियन प्रेसिडेंट निमरोव का कोई हाथ नहीं है, उन्होंने इसके ऑर्डर नहीं दिए हैं, जरूर किसी बागी जर्नल का काम है ये। पर रायन की इस थ्योरी को
वहां मौजूद अधिकारी नजरअंदाज कर देते हैं। रायन बाहर आकर जब टीवी देखता है तो न्यूज में रशियन प्रेसिडेंट निमरो उस हमले को जस्टिफाई कर रहे होते हैं और पूरी जिम्मेदारी भी ले रहे होते हैं। ये देखकर कुछ कलीग्स रायन का मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि निमरो का काम नहीं है ये, और अब खुद ही देख लो कि निमरो उस हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उन्होंने ही अटैक करवाया है। पर रायन की तो अपनी ही थ्योरी थी, उसे लगता है कि जरूर कुछ दाल में काला है। वहीं दूसरी तरफ निमरो अपने भाषण के बाद एक सीनियर एडवाइजर से केमिकल अटैक की पूछताछ करता है कि पता लगाओ ये किसका किया धरा है। तो पता चलता है कि ये काम रशिया के एक बागी जर्नल का है। निमरो चुपचाप ऑर्डर दे देता है कि उन जनरल को ठिकाने लगाने का। इन्हीं घटनाओं के बीच सीआईए का एक ऑपरेटिव जॉन क्लार्क को रशिया भेज दिया जाता है ताकि उन 3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट का पता लगाए कि वो कहाँ गायब हो गए हैं। और जॉन क्लार्क को काफी छानबीन करने पर यूक्रेन में एक सोवियत मिलिट्री बेस का पता चलता है, जो फिलहाल वैसे तो ऑपरेशन में नहीं है, पर यहाँ वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये जानकारी मिलने पर विलियम कैबोट रायन को रशिया भेज देता है क्लार्क को असिस्ट करने के लिए। हालांकि रायन तो बस एक एनालिस्ट था, फील्ड एजेंट नहीं, तो वो घबरा रहा होता है। तो क्लार्क कहता है कि तुम बस दूर से नजर रखना, मैं अंदर बेस में जा रहा हूं। अंदर बेस में क्लार्क देखता है कि यहाँ तो कोई भी और कैसी भी एक्टिविटी नहीं हो रही है और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया गया है। यहाँ के माहौल को देखकर अंदाजा हो जाता है कि यहाँ जरूर कोई न्यूक्लियर वेपन तैयार किया गया है, पर अब उसे यहाँ से ऑलरेडी कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। तभी यहाँ पर 2 यूक्रेनियन सोल्जर्स आ जाते हैं और क्लार्क को घेर लेते हैं, पर तभी रायन आकर उन्हें ठिकाने लगा देता है। रायन लैंगली में अपने कलीग से कहता है कि यहाँ यूक्रेनियन बेस से कोई चीज शिफ्ट की गई है, उसको ट्रैक करो। तो पता चलता है कि एक बड़ा क्रेट वाकई में यहाँ से जहाज से भेजा गया है, और जहां भेजा गया है वो जगह है यूएस में बाल्टीमोर। रायन की गर्लफ्रेंड कैथी भी बाल्टीमोर के ही हॉस्पिटल में डॉक्टर है। वहीं बाल्टीमोर के डॉकयार्ड में ड्रेसलर का आदमी उस रेफ्रिजरेटर की साइज के कैरेट को ट्रक में लोड करके ले जा रहा होता है, और ये खतरनाक कार्गो की डिलीवरी होनी है बाल्टीमोर के एनएफएल फुटबॉल स्टेडियम में, जहां आज एक बहुत बड़ा मैच है और यूएस के प्रेसिडेंट भी वहां मौजूद होंगे। वो आदमी उस कार्गो कैरेट को यहाँ स्टेडियम के नीचे ओपन करता है, जिसमें असल में एक सिगरेट वेंडिंग मशीन है और उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब फिट है। अब मैच शुरू हो जाता है। यहाँ जबरदस्त भीड़ थी। प्रेसिडेंट, विलियम कैबोट और काफी हाई प्रोफाइल लोग भी थे यहाँ पर। रायन विलियम कैबोट को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है, पर इतने शोरगुल में कैबोट कई बार में कॉल पिक करता है, पर इनकी ढंग से बात नहीं हो पाती। पर कैबोट को सिर्फ एक वर्ड सुनाई देता है, बाल्टीमोर, और ये सुनते ही कैबोट 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, पर फिर उसे जल्दी से रियलाइज होता है कि जरूर ये स्टेडियम ही टारगेट है, और फिर प्रेसिडेंट को लेकर बहुत तेजी से स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं। सब दर्शक और प्लेयर ये देखकर हैरान है कि आखिर ये अचानक भाग क्यों रहे हैं, और फिर स्टेडियम को भी जल्दी से खाली करवाया जाता है। पर तभी यहाँ पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसकी शॉक वेव से प्रेसिडेंट और उसका काफिला भी नहीं बच पाता। कई गाड़ियां उड़ जाती हैं, पर प्रेसिडेंट सेफ थे और विलियम कैबोट अब बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं रायन भी हेलीकॉप्टर से बाल्टीमोर आ रहा था, पर शॉक वेव से हेलीकॉप्टर भी क्रैश होकर गिर जाता है, पर रायन बच जाता है और उसे डर है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैथी सेफ होगी या नहीं। पर कैथी सेफ थी और वो घायलों के ट्रीटमेंट में जुटी हुई थी। मिलिट्री रेस्क्यू टीम प्रेसिडेंट को कार से निकालकर एयरफोर्स 1 प्लेन में ले जाते हैं, और प्लेन में अब प्रेसिडेंट आगे अपने एक्शन प्लान पर अपनी टीम से चर्चा करते हैं। वहीं निमरो बहुत टेंशन में है, क्योंकि दुनिया की नज़र में यह है कि ये काम रशिया का है, यानी रशियन प्रेसिडेंट निमरो के ऑर्डर पर उसे खुद नहीं पता कि ये कौन कर रहा है। वहीं रशियन एयरफोर्स का एक करप्ट जनरल अपने स्क्वाड्रन के बॉम्बर पायलट्स को झूठ बोलकर मिसगाइड करता है कि यूएस ने मॉस्को पर हमला किया है और हमें अब जवाबी कार्रवाई करनी होगी। ये जनरल भी ड्रेसलर का ही आदमी है, और ऑर्डर मिलने पर वो बॉम्बर पायलट्स यूएस के एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप को क्रूज मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये देखकर यूएस प्रेसिडेंट अब आग बबूला हो जाते हैं। वो यूएस एयरफोर्स को ऑर्डर देते हैं कि जिस रशियन एयरबेस से उन बॉम्बर पायलट्स ने आकर हम पर हमला किया है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। और अब यूएस और रशिया न्यूक्लियर वॉर के कगार पे हैं, जैसा कि ड्रेसलर चाहता था। दोनों देश एक दूसरे की कार्रवाई का जवाब देने को तैयार हैं। पर वहीं रायन 100% श्योर था कि निमरोव ने अटैक नहीं करवाए हैं। वो बाल्टीमोर में हुए ब्लास्ट की साइट पर
सॉइल सैंपल टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर वहां से काफी रेडिएशन फैल रही थी, तो एक रॉबर्ट सैंपल कलेक्ट करके ले आता है। एनालिसिस पर पता चलता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज हुआ प्लूटोनियम रशिया की नहीं बल्कि यूएस की ही एक न्यूक्लियर प्रोसेसिंग फैसिलिटी से प्रोसेस किया गया था। और अब रायन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो विलियम कैबोट को ही ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है, जहां विलियम कैबोट अब बस मरने ही वाला था। रायन उसे अब तक का ब्यौरा देता है, तो विलियम कैबोट से सलाह देता है कि जाकर क्लार्क से मिलकर पता लगाओ कि ये बॉम्ब आया कहां से है। और फिर कैबोट की मृत्यु हो जाती है। रायन कैबोट की कुछ सामान की एक पैकेट अपने साथ ले जाता है। वहीं मिडिल ईस्ट में क्लार्क को पता चलता है कि वो प्लूटोनियम यूएस ने 1968 में इजराइल को दिया था। क्लार्क पता करते करते उस अरब कबाड़ के डीलर के पास पहुंच जाता है, जो कि रेडिएशन के इफेक्ट से अब मर रहा होता है। वो आदमी क्लार्क को बताता है कि उसने वो बॉम्ब ऑल्सन नाम के एक आर्म डीलर को बेच दिया था। वहीं सीआईए का एक हैकर ऑल्सन के नेटवर्क को हैक कर लेता है, तो पता चलता है कि ऑल्सन ड्रेसलर से मिला हुआ है। अब यूएस अपने सबसे पावरफुल जेट्स रशिया की तरफ भेज रहा है, और रशिया भी मिसाइल से कार्रवाई करने को तैयार है, और कभी भी ये न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है। पर तभी रायन विलियम कैबोट का आईडी कार्ड यूज करके पेंटागन में घुस जाता है और एयरफोर्स जनरल को कन्विंस कर लेता है हॉटलाइन पर निमरो से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने को। पर इसका पता यूएस प्रेसिडेंट को भी लग जाता है कि कोई निमरो से कांटेक्ट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि इस कम्युनिकेशन को रुकवा दो, पर इसको रोका नहीं जा सकता वहां प्लेन से। रायन निमरो को पूरी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये अटैक्स आपने नहीं करवाए, इसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि आपका ही एक अधिकारी ड्रेसलर है। तो अब निमरो सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो रायन से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो रायन कहता है कि आप अपनी तरफ से अटैक से पीछे हट जाओ। तो निमरो पूछता है कि क्या यूएस प्रेसिडेंट अपने अटैक को रोकेंगे, पर रायन कहता है कि मुझे इसका अंदाजा नहीं है। और ये कम्युनिकेशन चल ही रहा होता है। यहाँ मौजूद एयरफोर्स जनरल कम्युनिकेशन को रुकवा देता है, क्योंकि ये यूएस प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना ही कम्युनिकेशन हो रहा था। वहीं निमरो अब रायन से कन्विंस्ड है। वो अपने जनरल को ऑर्डर दे देता है कि पीछे हट जाओ, हम अटैक नहीं करेंगे। वहीं यूएस प्रेसिडेंट न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने ही वाले थे, पर जब उन्हें निमरो की कार्रवाई का पता चलता है, तो सही 30 सेकंड पहले वो कमांड को ओवरराइड करके अपना हमला रुकवा देते हैं और अपने उन पावरफुल जेट्स को भी वापस बुला लेते हैं। यानी अब ये न्यूक्लियर वॉर टल गया है। फिर कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यूएस प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट न्यू आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पर साइन कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में इस तरह की न्यूक्लियर वॉर की संभावना कम से कम हो। वहीं एक जगह जॉन क्लार्क ऑल्सन तक पहुंच जाता है और उसे मार देता है, और रशियन स्नो फॉरेस्ट में केजीबी के कुछ असैसिन्स उस बागी एयरफोर्स जनरल का पीछा करके उसे मार डालते हैं। जब वियना में ड्रेसलर बचकर भाग रहा होता है, तो उसकी भी कार ब्लास्ट में मौत हो जाती है। यानी सब गड़बड़ के मास्टरमाइंड और उसके एसोसिएट्स का काम तमाम हो चुका है। लास्ट सीन में रायन और कैथी को घास के एक लॉन में दिखाया जाता है, जो कि काफी रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो एक आदमी रायन से मिलने आता है। वो इनके बारे में बहुत कुछ जानता है, और ये जानकर रायन काफी हैरान है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि विलियम कैबोट का ही खास साथी है, जो कि रशियन गवर्नमेंट में मौजूद था, और इस न्यूक्लियर वार को रोकने में इसकी भी खास भूमिका रही है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।